Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 11th CBSE and RBSE. CBSE and RBSE. Okay, and this is the third chapter of the book Hornbill, and the chapter name is Landscape of the Soul. Okay, Landscape of the Soul, this is the name of the chapter, and this is the writing of Nathalie Trower-Roy. ये इसके ऑथर हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड this is the chapter about the some stories related to the China, and something about the painters, those who painted something and that became real. ओके, तो यहाँ कुछ पुराने पेंटर के बारे में, कुछ कलाकृतियों के बारे में, कुछ उनकी पेंटिंग्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. और इस चैप्टर में जो बताया है वो चीन की कहानियों से संबंधित है, और उन कहानियों में उन चित्रकारों की पेंटिंग के बारे में बताया गया है जो कि सजीव हो जाती थी, जो कि लिविंग हो जाती थी. ठीक है, तो हालांकि ये सब केवल एक काल्पनिक कहानियाँ हैं, सिर्फ इमेजिन की हुई कहानियाँ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है. तो उन्हीं चीनी राइटिंग में से इस चैप्टर का नेम लिया गया है और उसका मैटर लिया गया है, और उस चैप्टर का नेम है लैंडस्केप ऑफ द सोल. ओके, सो स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट्स. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji, कि एक ओल्ड पेंटर हुए, और उन ओल्ड पेंटर का नाम था, एक पेंटर थे, एक चित्रकार थे जिनका नाम था वू दाओजी. ओके, उनके बारे में एक पुरानी आश्चर्यजनक करने वाली कहानी बताई जाती है. उनकी कहानी आश्चर्य में डालती है. वो लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, और यह बात है 8वीं शताब्दी की. किसकी? यानी कि 8वीं शताब्दी के चित्रकार की बात है जिनका नाम क्या था? वू दाओजी. तो उनके बारे में क्या कही जाती है? कहानी कही जाती है. हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआनजोंग, कि उनके द्वारा उनका अंतिम चित्र जो था वो एक लैंडस्केप का चित्र था, यानी कि एक भूभाग, एक भूमि का, एक प्राकृतिक भूदृश्य था. कैसा? प्राकृतिक भूदृश्य, यानी कि नेचुरल लैंडस्केप, एक प्राकृतिक भूदृश्य था, उसका चित्र उन्होंने बनाया था. उनका अंतिम चित्र माना जाता है. कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआनजोंग, और कमीशन का मीन्स होता है आदेश दिया गया था. और इस पेंटिंग को बनाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि टैंग शासक जुआनजोंग के द्वारा. किसके द्वारा? टैंग जो शासक थे उनका नाम था जुआनजोंग, उसके द्वारा इस तस्वीर को बनाने का आदेश दिया गया था. टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, ताकि वो अपने महल की दीवार को सजा सकें. किस लिए? अपनी महल की दीवार को सजाने के लिए उन्होंने पेंटिंग का आदेश दिया था. The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. और उस मास्टर ने, यानी कि उस कलाकार ने, उस चित्रकार ने अपने उस रचना को, अपनी उस कृति को, पेंटिंग को एक स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे छुपा दिया.
ताकि सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, केवल वह शासक ही उस पेंटिंग को केवल देख सके। यानी कि केवल पेंटिंग को देखने का अधिकार किसके पास था? उस एम्परर के पास। इसलिए उसने उस तस्वीर को क्या रखा? छुपा कर रखा। नेक्स्ट है, फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, हाई माउंटेन्स, waterfalls, cloud floating and in immense sky, man on hilly paths, birds in flight। ओके, और यानी कि हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए कि सम्राट जो था यानी कि जो शासक था वो एक लंबे समय से उस सीन की प्रशंसा कर रहा था, उस वंडरफुल सीन की क्या कर रहा था? प्रशंसा कर रहा था। कौन? एम्परर। एम्परर का मतलब होता है शासक। तो शासक उस पेंटिंग की लंबे समय से प्रशंसा कर रहा था। अब उसे कुछ तो दिखा ही होगा पेंटिंग में, इसलिए प्रशंसा कर रहा था। तो क्या क्या उसे मिला? यानी कि उसमें जंगलों की तलाश, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स यानी कि ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स यानी कि जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब झरने, ठीक है, ये उसे दिखे। इसके अलावा क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, और उस अनंत आसमान में, इमेंस का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो, उस अनंत आकाश में घूमते हुए बादल, ठीक है। मैन ऑन हिली पाथ्स, और पहाड़ी रास्तों पर उन व्यक्तियों का चलना, यानी कि पहाड़ी मार्गों पर कौन? लोग। बर्ड्स इन फ्लाइट, और आकाश में उन पक्षियों का उड़ना, ये सब दृश्य इस पेंटिंग में थे। और इस पेंटिंग के दृश्यों की प्रशंसा जो है उस शासक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? उस शासक के द्वारा की गई, ठीक है। लुक्स सेड द पेंटर, और उस पेंटर ने कहा, देखो श्रीमान, देखो श्रीमान, इन दिस केव एट द फुट द माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट, कि इस गुफा में जो पर्वत के नीचे बनी हुई है उसमें एक आत्मा निवास करती है। कौन निवास करती है? एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और जैसे ही उस चित्रकार ने अपने हाथों से तालियां बजाई, वैसे ही उस गुफा का जो रास्ता था, जो एंट्रेंस था, वो खुल गया, प्रवेश द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और अंदर बहुत ही शानदार नज़ारा था और निश्चित तौर से उसको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। प्लीज़ लेट मी शो योर मजेस्टी द वे, महाराज कृपया करके मुझे रास्ता दिखाने दो। यानी कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ? उस गुफा का रास्ता दिखाना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? ये बातें चित्रकार ने उस राजा से कही, उस शासक से कही। द पेंटर एंटर्ड द केव, और जैसे ही वो चित्रकार उस गुफा में गया, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, किंतु उसके अंदर जाते ही जो गुफा का दरवाज़ा था, जो प्रवेश द्वार था, वो पीछे से बंद हो गया। यानी कि जैसे ही पेंटर अंदर गया, पीछे से दरवाज़ा क्लोज। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव ए अटर वर्ड, द पेंटिंग हैव वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और इससे पहले कि वो आश्चर्य करता हुआ शासक किसी प्रकार के उत्तर दे पाता, किसी प्रकार के शब्द कह पाता, उससे पहले ही वो पेंटिंग जो थी वो दीवार से क्या हो गई? गायब हो गई, दीवार से गायब हो गई। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, और वहाँ वू दाऊजी कौन? जो चित्रकार थे, जो पेंटर थे, उनका एक सबूत भी, यानी कि ब्रश का एक सबूत भी वहाँ देखने को नहीं मिला कि वू दाऊजी नाम का कोई चित्रकार भी यहाँ मौजूद था। यानी कि जैसे पेंटिंग में गया अंदर, वैसे ही वो गायब हो गई। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उसके बाद वो जो वास्तुकार था, जो चित्रकार था, वो दोबारा से उस दुनिया में, संसार में नज़र नहीं आया। तो इस प्रकार की कहानियाँ चाइना के अंदर देखने को मिलती है, चीन की।
जो प्राचीन जो कहानियाँ हैं, इस प्रकार की कहानियाँ देखने को मिलती हैं। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। और चीन की जो वाणिज्यिक शिक्षा थी, जो शास्त्रीय शिक्षा थी, उस शास्त्रीय शिक्षा में इन कहानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शास्त्रीय कहानियों ने शास्त्रीय शिक्षा में चीन की इन कहानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड झुआंगजी आर फुल ऑफ देम। और चीन की ये किताबें जो हैं वो कन्फ्यूशियस और झुआंगजी की कहानियों से भरी हुई है। यानी कि ये लेखक थे, ये राइटर थे, और राइटर थे, क्या नाम है, हाँ राइटर थे। और इनकी कहानियाँ जो हैं वो अनेकों किताबों में लिखी हुई हैं। तो बहुत सारी किताबों में इन दोनों के नाम जनरली चीन की कहानियों में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। और इन किताबों ने गुरुजियों को या मास्टर को अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाने में खूब मदद की। यानी कि ये मददगार साबित हुई, किसमें? अपने शिष्यों को सही मार्गदर्शन कराने के लिए। बियॉन्ड द एनेक्डोट, बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट मीन्स होता है छोटी कहानी। क्या होता है? छोटी कहानी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। ठीक है। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। ओके। और कला से पर, यानी कि कलाई की गहराई से, कला की जो गहराई थी उसको उद्घाटित करने वाली, माने जाने वाली, यानी कि कला को बताने वाली ऐसी दिशा के अंदर ये चीज़ें मदद करती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, कंट्रास्ट दिस स्टोरी। और इस कहानी के बिल्कुल विपरीत, अगर इस कहानी के विपरीत हम बात करें, कंट्रास्ट में बात करें, और अनोदर, कंट्रास्ट का मतलब तुलना के अंदर, है ना। तो तुलना के अंदर या इसके विपरीत बात करें, और अनोदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। एक दूसरी मुख्य कहानी एक चित्रकार के बारे में देखने को मिलती है, और कि उसने एक ड्रैगन बनाया था, लेकिन ड्रैगन का चित्र बनाते समय उसने ड्रैगन की आंखें नहीं बनाई। क्या नहीं बनाई? यानी कि ही हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट द पेंटिंग। कहीं ये पेंटिंग से उड़ ना जाए। किसको डर था? उस पेंटर को डर था। स्टोरी फ्रॉम द नेटिव विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम द नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। मेरे देश के फ्लैंडर्स की प्राचीन कहानी के साथ, मेरे देश के प्राचीन, माई नेटिव फ्लैंडर्स, यानी कि मेरा देश, मेरा खुद का क्षेत्र, मेरे देश की फ्लैंडर्स की प्राचीन कहानी के साथ, जिसे मैं पश्चिमी चित्रकला का क्या मानता हूँ? प्रतिनिधि मानता हूँ, वहाँ से इस कहानी का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट है, इन 15th century Antwerp a master blacksmith called Quentin Metsys fell in love with a painter's daughter। मैं बात कर रहा हूँ 15वीं शताब्दी में एंटवर्प नाम का एक लोहार मास्टर था। कौन था? एक लोहार मास्टर, एक एक्सपर्ट लोहार था, और उसको क्विंटन मैथ्सिस के नाम से जाना जाता था। किस नाम, क्या नाम था उसका? क्विंटन मैथ्सिस। और उसे चित्रकार की एक बेटी से प्रेम हो गया। चित्रकार की एक बेटी से प्रेम हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। किंतु उस पिता ने, उस चित्रकार ने उस लड़के को, इस प्रकार के दामाद को इस प्रकार के धंधे में अच्छा नहीं लगा। यानी कि इस प्रकार का धंधा वह अपने दामाद के लिए पसंद नहीं कर सकता था। यानी कि उसे ऐसा दामाद पसंद नहीं था जो क्या करे,
जो कि एक लोहार का काम करता हो। किसका काम करता हो? एक लोहार का काम करता हो। इस प्रकार का दामाद उसे पसंद नहीं था। ओके, सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। अब क्या हुआ, जो क्विंटन मैथ्सीस था, जो क्विंटन यानी कि जो उसकी बेटी से प्रेम करता था, वह चुपचाप से जो पेंटर का स्टूडियो था उसमें अंदर प्रवेश कर गया और उसने उसके लेटेस्ट पैनल यानी कि उसकी हाल ही में एक चित्रकार वो चित्र बना रहा था, और उस चित्रकार ने उसकी पेंटिंग यानी उस पेंटिंग के ऊपर जो क्विंटन था, जो लोहार था, उसने चुपचाप से जाकर उस पर क्या बना दी? एक मक्खी बना दी। उसकी पेंटिंग पर क्या बना दी? एक मक्खी बना दी। ओके, विद सच डेलिकेट रियलिज्म, जो बिल्कुल रियल प्रतीत हो रही थी, बिल्कुल सचमुच की लग रही थी। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और इससे पहले कि चित्रकार कुछ मालूम कर पाता, चित्रकार ने उस मक्खी को उस पेंटिंग पर से उड़ाने का प्रयास किया। यानी कि वो सोच रहा था, चित्रकार को भी नहीं पता था कि मक्खी बनाई हुई है या असली है। तो उससे पहले कि चित्रकार को पता लगता, उससे पहले ही वो क्या करने लगा था? उस मक्खी को उड़ाने लगा सचमुच की मानकर। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और क्विंटन को शीघ्रता के साथ ही उस पेंटर के द्वारा अपने स्टूडियो में एक प्रशिक्षु की नौकरी में शामिल कर लिया गया। प्रशिक्षु का मतलब होता है अनट्रेंड पर्सन। अनट्रेंड पर्सन है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रशिक्षु, यानी कि नया नया सीखने वाला व्यक्ति। तो प्रशिक्षु के रूप में उसे अपने जो स्टूडियो था, इस स्टूडियो के अंदर उसने प्रवेश दे दिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और उसके बाद उसकी शादी उसकी प्रेमिका से कर दी गई, बिलव्ड से कर दी गई। बिलव्ड मीन्स होता है प्रेमिका। तो उसे जो है उसने किससे विवाह कर लिया? अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया। और उसके बाद वह अपने एज के यानी कि अपने उस काल के जो पेंटर थे, मुख्य चित्रकार थे, उन मुख्य चित्रकारों में एक मुख्य चित्रकार कौन बन गया था? क्विंटन मैथ्सीस बन गया था। कौन बन गया था? क्विंटन मैथ्सीस, जो मुख्य चित्रकारों में एक चित्रकार था। नेक्स्ट है, These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, a perfect hallucinating likeness in Europe and the essence of inner life and the spirit in Asia। और प्रत्येक कला यानी कि दोनों जो कहानियाँ थी, टू स्टोरीज इलुस्ट्रेट, ये दोनों कहानियाँ जो थी, ये दोनों कहानियाँ इस बात को बता रही थी कि प्रत्येक कला क्या हासिल करने का प्रयास कर रही है, क्या अचीव करने की ट्राइंग कर रही है। ये दोनों कहानियाँ हमें बताती है। ठीक है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण रूप से। या तो देखिए, इलुसिनेटिंग लाइकनेस इन यूरोप, यानी कि यूरोप में तो भ्रामक समानता, इस प्रकार की कहानियाँ क्या प्राप्त करने का प्रयास करनी है? केवल भ्रांति, केवल भ्रामक। एंड द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड द स्पिरिट इन एशिया, और एशिया जो महाद्वीप है उसके अंदर अंतः जीवन और आत्मा का सार प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। कौन? ये कहानियाँ। तो कहानियों में यूरोप के लिए तो उन कहानियों का क्या उद्देश्य है? यूरोप के अंदर तो उन कहानियों का उद्देश्य है सिर्फ भ्रामक समानता यानी कि भ्रामकता फैलाना, और एशिया के अंदर इन कहानियों का मतलब होता है अंतः जीवन और आत्मा का सार प्राप्त करने से। ओके, In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance। चीनी कहानी में एक सम्राट एक पेंटिंग करने का आदेश देता है। क्या देता है? वो देता है कि उसकी एक पेंटिंग बनाई जाए, उसके लिए क्या बनाई जाए? एक पेंटिंग बनाई जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? पेंटिंग बनने के बाद वो उसकी बाहरी रूप की आउटर अपीयरेंस की प्रशंसा करता है, अप्रिशिएट करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। किंतु वह जो चित्रकार था, जो आर्टिस्ट था,
वो शासक के लिए उस चित्रकार यानी कि चित्रकारी का, उस पेंटिंग का सही मतलब मालूम कराता है, सही मतलब उसे बताता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंकर्ड, और वह शासक केवल अपने जीते हुए हिस्से पर ही क्या कर सकता था, विजय प्राप्त कर सकता था, यानी कि उस पर शासन कर सकता था जो इलाका सिर्फ उसने जीता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, किंतु एक कलाकार ही बता सकता था कि वास्तव में इसका रास्ता क्या है, मतलब एक पेंटिंग को देखने का सही दृष्टिकोण क्या होता है, उसे सिर्फ एकमात्र कलाकार ही जानता है। ले मी शो द वे द डाउ, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड, और वो दाऊ है जो कहता है मुझे रास्ता दिखाने दो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, और इन शब्दों का मतलब होता है रास्ता या तरीका। ओके, यानी कि उस पेंटिंग को पहचानने के जो तरीके हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और ये ब्रह्मांड की क्या थी, सबसे रहस्यमयी रचना थी, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी रचनाओं में से मानी जाती है। द पेंटिंग इज गॉन, वह पेंटिंग गायब हो गई। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, किंतु वह कलाकार अपने स्थान पर पहुंच गया जहाँ उसे जाना था। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, और यानी कि ऐसी दुनिया में जो भौतिक चीज़ों से परे थी, यानी कि भौतिक जो दिखावा था, भौतिक दिखावों से दूर वह किसी दूसरी दुनिया के अंदर अपने दूसरे लक्ष्य की तरफ चला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर को आई होप दैट यू विल रिवाइज। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम दैट रिवाइज दिस वीडियो again and again. Okay, and rest of the chapter I will teach you in the next video, so wait. Okay, thanks.